नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को केंद्र सरकार से बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद अब प्रियंका गुरुग्राम के सेक्टर 42 में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। खबर है कि सेक्टर 42 के डीएलएफ अरालिया में नए फ्लैट में शिफ्ट होंगी प्रियंका। अभी तक दिल्ली के लोधी स्टेट में वो रह रही थी, लेकिन मकान खाली करने का नोटिस मिलने के बाद प्रियंका गुरुग्राम जाकर शिफ्ट हो रही हैं। अब खबर यह है कि ये फ्लैट प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का है और कई आलीशान फ्लैट को मिलाकर इस एक बड़े पेंट हाउस को बनाया गया है, जिसकी कीमत ही कई करोड़ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नया घर अब गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में गोल्फ कोर्स रोड पर अरालियाज बिल्डिंग में होगा। प्रियंका गांधी इससे पहले दिल्ली में थी, जहां लुटियस जोन्स में वो रह रही थी, लेकिन एसपीजी कवच हटने के बाद उन्हें वो घर खाली करने का नोटिस मिला और 31 जुलाई तक वो घर खाली करना था। ऐसे में प्रियंका गांधी ने अब गुरुग्राम के इसी अरालियाज सोसाइटी में एक घर लिया है, जहां पर वो जल्द ही शिफ्ट होने वाली हैं। ये जो अरालियाज बिल्डिंग है, ये गुरुग्राम की सबसे महंगी सोसाइटी में से एक है और यहाँ पर जो 4 BHK अपार्टमेंट है, उनकी कीमत करीब 12 करोड़ से 14 करोड़ रुपए के बीच है। वहीं 5 BHK जो अपार्टमेंट्स हैं, उनकी कीमत करीब 17 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के बीच है। यहाँ पर किसी को भी अगर अंदर जाना है तो वहाँ पर 3 सिक्योरिटी लेयर हैं, उनको पार करना होगा। ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य गेट है और यहाँ से अंदर वही आदमी जा सकता है जो यहाँ पर रहता होगा। जो इस सोसाइटी में नहीं रहता, उसे अगर अंदर जाना है तो यहाँ पर पहले अंदर रहने वाले लोगों को एक मेल भेजना होगा और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से अंदर किसी भी गाड़ी को जाने देंगे। और इस एंट्री के करीब 200 मीटर के बाद एक दूसरी सुरक्षा लेयर है, उसको भी इसी तरह से पार करना होगा। और तीसरा सुरक्षा लेयर जो है वो ठीक अपार्टमेंट के नीचे है, यानी कि किसी भी घर तक पहुंचने के लिए आपको 3 सुरक्षा जो लेयर हैं उनको पार करना होगा। अब बताया यही जा रहा है कि प्रियंका गांधी 31 जुलाई से पहले यहां पर शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये घर खरीदा है या किराए पर लिया है ये साफ नहीं है। लेकिन ये तय है कि 31 जुलाई तक प्रियंका गांधी यहां पर आ जाएंगी और ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अभी यहां पर कुछ महीनों के लिए ही रहेंगी और उसके बाद वापिस दिल्ली लौट जाएंगी और दिल्ली में ही रहेंगी। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। और बात करते हैं गैंगस्टर विकास दुबे की। विकास दुबे एनकाउंटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें तय किया गया कि जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाली कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी और महज 2 महीने में ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विकास दुबे कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सुझाव पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करें, साथ ही 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। वहीं सचिव स्तर का अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान, यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता का नाम था। आयोग हर पहलू की गंभीरता से जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पहले ही विकास दुबे पर 65 मामले होने के बाद उसके जेल से बाहर होने की बात पर हैरानी जताई थी। आज कोर्ट ने कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की भी जांच की जाए। विकास दुबे की जमानत रद्द करने के लिए हुए प्रयास पर भी जांच हो। चीफ जस्टिस SA बोबडे ने विकास दुबे मामले की जांच कर रहे यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा है कि सुनिश्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से न हो। इसके पहले सुनवाई में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था और तेलंगाना मुठभेड़ से अलग था। वहाँ आरोपी हार्डकोर अपराधी नहीं थे, लेकिन विकास दुबे पर 64 आपराधिक मामले दर्ज थे। सरकार ने कहा कि विकास दुबे पर पुलिस ने 6 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 उनको लगी हैं। विकास दुबे के पैर में रॉड प्रत्यार्पण हुआ था, लेकिन उसे भागने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो 3 जुलाई को पुलिस कर्मियों को मारने के बाद 3 किलोमीटर दौड़ा था। अब पूर्व जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी पूरे मामले की रिपोर्ट 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इधर गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या से लोगों में गुस्सा है। परिवार के लोग जहां इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पत्रकारों ने भी घटना के खिलाफ धरना दिया। तमाम सियासी पार्टियां भी इस हत्याकांड को लेकर मुखर हो गई हैं। अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गाजियाबाद में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले ने एक बार फिर यूपी पुलिस और उसके क्राइम रोकने के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की नाकामी पर परिवार ने गुस्सा जाहिर किया है। 20 जुलाई की रात पत्रकार विक्रम जोशी जब घर लौट रहे थे, तभी उन पर कुछ लोगों ने घेर कर हमला कर दिया था। पत्रकार के साथ मारपीट हुई और उनके सिर पर गोली मार दी गई। पत्रकार को गंभीर हालात में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या मामला गंभीर है और इस मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी और मायावती ने भी ट्वीट कर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अगर पुलिस ने समय रहते ही उस शिकायत पे कार्रवाई करती होती तो बदमाश जेल के अंदर होते और विक्रम जोशी जी हमारे बीच में होते। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है रोमियो स्कर्ट? कहां चला गया जो महिला के सम्मान के लिए बनाया गया था? बड़ी बातें करती थी उत्तर प्रदेश की सरकार, रोमियो स्कर्ट गायब हो गया। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। ये मौत विक्रम जोशी जी की नहीं है, ये मौत उत्तर प्रदेश के सिस्टम की है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की मौत है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आज कोई किसी को भी ठोक जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर में राम राज की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ रावण राज चल रहा है, रावण राज। आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कड़ी चेतावनी दी गई है। विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जब दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। पूरे मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं एक आरोपी फरार है। सभी गाजियाबाद से ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा मिला है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी रवि और छोटू भी शामिल हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। मामले में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया और इसी के साथ मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा भी किया है। समाजवादी पार्टी ने भी मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया। गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या के विरोध में स्थानीय पत्रकारों के एक समूह ने धरना प्रदर्शन दिया। पत्रकारों ने मामले की जांच के साथ ही इंसाफ की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी ठगी जो फिल्मी अंदाज में की गई। इसके लिए बाकायदा सिम क्लोन की बात कही जा रही है और फिर हुई लाखों की जालसाजी। यहां तक कि बैंक की आंखों के सामने जालसाज सब कुछ करते रहे और बैंक कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। देहरादून में जालसाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ स्टेट बैंक की मोहब्बते वाला ब्रांच में इस ठगी को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि खुद बैंक मैनेजर ने अपने हाथों से ठगों को पैसे दिए, क्योंकि मैनेजर को एहसास तक नहीं था कि वो जालसाजों के हाथ में कठपुतली बन गए हैं। पूरी वारदात सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे ठगों ने 18 लाख की बड़ी रकम चंद मिनटों में इधर से उधर कर दिया। सचिन अजमानी स्टेट बैंक के वीवीआईपी ग्राहक हैं। शहर के बड़े शोरूम के मालिक हैं अजमानी। उस दिन भी सचिन अजमानी का ही फोन आया। सीधे स्टेट बैंक मोहब्बते वाला के मैनेजर को फोन आया। फोन पर कहा गया, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुरंत 2 खातों से 9-9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। अब खुद को सचिन अजमानी बता रहे शख्स का फोन आया। बैंक अधिकारी भी वीवीआईपी ग्राहक की बात कैसे टालते, सो तुरंत बैंक के मैनेजर ने खुद ही उन 2 खातों में 9-9 लाख रुपए की रकम आरटीजीएस कर दी और कुछ ही मिनटों में पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। फ़ोन कॉल आया था तो उसके जरिए जो है आरटीजीएस जो है बैंक द्वारा किया गया और ये 2 चरणों में आरटीजीएस है, 2 अलग अलग अकाउंट्स में, एक एक्सिस बैंक में, एक आईसीआईसीआई बैंक में। अभी उन अकाउंट्स की जानकारी जुटाई जा रही है, विवेचना जारी है और करीब 18 - 18.5 लाख के आसपास जो अमाउंट है वो विड्रॉ हुआ है अकाउंट से। इस पूरे फ्रॉड का खुलासा तब हुआ जब खुद असली सचिन अजमानी बैंक पहुंचे।
सचिन के 2 खातों से 9-9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे और उनसे पूछा तक नहीं गया। जी हाँ, जिसने खुद को सचिन बताकर फोन किया था वो जालसाज था, जिसके बाद तो बैंक अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। बैंक मैनेजर का कहना है कि जिस नंबर से फोन आया वो सचिन अजमानी का ही था। एक खास ऐप में वो सचिन का नाम बता रहा था। वीवीआईपी ग्राहक के चलते बैंक ने वेरिफिकेशन नहीं किया। बात मानते हुए तुरंत 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अब तो खुलासा हो चुका था कि किसी ने सचिन अजमानी बनकर बैंक को फोन किया और कहा कि उसके 2 खातों में 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएं। और बैंक ने ऐसा कर भी दिया क्योंकि फोन सचिन के ही नंबर से आया था। तो अब ये कैसे संभव है कि जो फोन असली सचिन अजमानी के पास था वही नंबर जालसाज के पास कैसे हो सकता है? तो सचिन अजमानी का नंबर ठगों को पता हो सकता है। सचिन के सिम की क्लोनिंग भी हो सकती है। खास ऐप में ठगों ने कुछ छेड़छाड़ की हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो संभव हो सकती हैं और इसी अंदाज में ठगों ने बैंक को सचिन अजमानी बनकर फोन किया हो। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिन 2 अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए वो दोनों ही अकाउंट पश्चिम बंगाल के हैं और अब पुलिस ने अपनी जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से लेकर सभी पहलुओं को शामिल किया है। देहरादून के बड़े शोरूम मालिक को 18 लाख रुपए की चपत लगा दी गई और वो भी सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए। तो अगर आप भी फोन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आपका भी अकाउंट किसी बैंक में है, तो फिर सावधान होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। उधर लखनऊ पुलिस ने इंश्योरेंस की आड़ में चोरी की गाड़ियां खपाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग से पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों की देश की सबसे बड़ी रिकवरी की है। इन लग्जरी कारों को देखिए, पहली नजर में लगेगा कि आप किसी कार बाजार में खड़े हैं, जहां हर ब्रांड की चमचमाती कार आपको दिख रही है। लेकिन इन लग्जरी कारों की कहानी अलग है। दरअसल लखनऊ पुलिस ने देश के सबसे बड़े वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। देश में अब तक किसी भी गिरोह से ये सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। इस गिरोह से 112 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। पुलिस ने चोरी की हुई इन कारों के साथ 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले सबसे ज्यादा लग्जरी कारों की बरामदगी का रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के नाम था। मुंबई पुलिस ने 102 गाड़ियां बरामद की थी। कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की बरामदगी कभी नहीं हुई है, किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। इससे पहले 104 वाहनों की बरामदगी मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया था, तो हम लोग उनसे 8 आगे हैं। तो लखनऊ कमिश्नरेट के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बधाई दूंगा डीसीपी ईस्ट एवं उनकी टीम को। इससे पहले 21 जून को पुलिस ने गैंग का भांडाफोड़ करते हुए न सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, बल्कि 50 लग्जरी कारें भी बरामद की थी। इस बार 62 गाड़ियां बरामद हुई हैं। जो मोडस ऑपरेंडी थी वो तो पिछले बार डिस्कस हुआ था, इस सेम है कि कैश लॉस दिखाते हुए वही इंजन चेसिस नंबर के साथ चोरी की गई वाहन को बेचा जाता है और करीब पूरे भारतवर्ष का अगर हम लोग चोरी के आंकड़ा ले जो लग्जरी वाहनों का है वो बहुत बृहद संख्या है उसकी। इसमें काफी स्कोप है आगे भी काम करने की। ये गैंग एक्सीडेंट कारों को नीलामी में खरीदता था और फिर एक्सीडेंट वाली कार जैसे ही एक कार चुराकर एक्सीडेंट वाली कार को चोरी वाली कार से बदल दिया जाता था। पुलिस गैंग के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। अंदेशा है कि यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से इसके तार जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र से लव जिहाद में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शमशाद नाम के आरोपी ने महिला पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था, लेकिन उसके नहीं मानने पर शमशाद ने महिला और उसकी बेटी को मारकर उनके ही आंगन में गाड़ दिया। इस मामले में एसपी ने जांच कराने की बात कही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब महिला की सहेली ने दोनों के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी। करीब 4 वर्षों से उसके साथ प्रिया रह रही थी। अब पिछले करीब 1.5 वर्ष से शमशाद प्रिया को परेशान करने लगा था और उस पर आए दिन दबाव
कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारा नाम तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें इस्लाम धर्म के अनुरूप पूजा पद्धति करनी होगी, तुम्हें इस्लाम धर्म के अनुसार ही खान पान करना होगा। इन बातों को प्रिया स्वीकार नहीं करती थी। प्रिया और उसकी बच्ची दोनों को मारकर अपने घर में दबा दिया। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिस पे उस लड़की की रिकॉर्डिंग ना हो, कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जानकारी ना हो कोई चीज की। 3 महीने के चल रहा है बड़े भैया, अगर पहले कार्रवाई होती तो ये चीज आज यहाँ तक नौबत ना आती। ये मुसलमान था, इसका सपोर्ट बहुत तगड़ा है, तो कोई और आदमी कर रहा है, उसको पता नहीं लगना चाहिए कौन है कौन नहीं है, और पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। एक युवती के गायब होने की सूचना 14 जुलाई को थाने पर उसकी सहेली ने दिया था, जिसके आधार पर 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकरण के पश्चात इसमें गहन छानबीन शुरू की गई। गहन छानबीन और तमाम अन्य तथ्यों को जब देखा गया तो पाया गया कि जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है वो संदेह के घेरे में है। उससे 1-2 बार पूर्व में भी पूछताछ किया गया। कल जब कुछ अन्य तथ्य आए तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो जिस घर में रहता है उसी घर के एक कमरे में उसने उस महिला को, और न केवल उस महिला को बल्कि उसके साथ एक बच्ची थी उसको भी मार के वहीं पर कमरे में जमीन खोदकर दफन कर दिया है। वहाँ पर पहुँचने के पहले अभियुक्त वहाँ से निकल गया, जिसकी तलाशी के लिए टीम लगाई गई। और इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कुछ वैसी ही कार्रवाई है जैसी कार्रवाई विकास दुबे मामले में की गई थी। मेरठ के लब जिहाद मामले में पुलिस ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी शमशाद नाम का शख्स है जो बिहार का रहने वाला है। खबर है कि पुलिस ने मकान तोड़कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ की। पुलिस ने यहाँ पर मकान गिरवा दिया है बुलडोजर से, और पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया है कि साक्ष्य जुटाने के लिए कार्रवाई की गई है। उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। उमेश, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी देखिए, इस मामले में ताजा अपडेट यही है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस एक्शन के मोड में है। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते होंगे किस तरह से आरोपी के घर में तोड़फोड़ की गई है। आरोपी के घर में बुलडोजर चला है, क्योंकि मां और बेटी को इसी घर में दफन कर दिया गया था, इसी घर के आंगन में दफन किया गया था। लिहाजा पुलिस यहां पहुंची है बुलडोजर लेकर के, और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस घर पर बुलडोजर चला है, आरोपी शमशाद के घर पर बुलडोजर चला है, और पुलिस का कहना है कि साक्ष्य जुटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसी घर से मां और बेटी के कंकाल बरामद हुए हैं। क्योंकि हत्या काफी पहले हो चुकी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि 28 मार्च को ही हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था, दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था, और आज की तारीख में यह राज खुलता है। घर के अंदर से लाश मिलती है, घर के आंगन से लाश मिलती है। तो लिहाजा पुलिस कार्रवाई कर रही है और साक्ष्य जुटाने के लिए बुलडोजर चलवा रही है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक हिस्सा मकान का पूरी तरह से गिरा दिया गया है, रेलिंग गिरा दी गई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से आरोपी और जिस तरह से विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला था, कुछ वैसा ही बुलडोजर इस आरोपी शमशाद के घर पर भी चला है। आखिर कब तक ये फरार रहेगा? पुलिस की कई टीमें इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ी हैं। एक टीम। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।